आज हम 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, समझेंगे। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से या राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवाद की इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का उत्थान, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद, राष्ट्रीयता, लोकतंत्रवाद और राष्ट्रवाद का उदय, इन बिंदुओं समझेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड में उदारवाद का उदय अनुदारवाद का विरोध करने वाली एक प्रवृत्ति के रूप में हुआ था। मतलब इंग्लैंड में उदारवाद का उदय जो था वो अनुदारवाद का विरोध करने वाली एक प्रवृत्ति के रूप में हुआ था। इसीलिए कुछ विद्वान उदारवाद को प्रगति और परिवर्तन का पर्यायवाची मानते हैं। प्रगति और परिवर्तन, इसका मतलब दूसरा एक स्वरूप, तो ये इसका एक पर्यायवाची है। किसका? उदारवाद। इंग्लैंड और फ्रांस, अमेरिका में उदारवाद का सामान्य अर्थ प्रशासन में नागरिकों की अधिक से अधिक हिस्सेदारी से था। मतलब इंग्लैंड और अमेरिका और फ्रांस में जो है वो उदारवाद का जो सामान्य अर्थ है प्रशासन में नागरिकों की अधिक से अधिक हिस्सेदारी, यानी किस प्रकार शासन में उनका अधिक से अधिक उनको भाग लेने का मौका मिले ताकि उनकी जो मांगे हैं या जो उनकी समस्याएं हैं उनका निपटारा किया जा सके। तो यहाँ पर ये अर्थ है इसका। अधिकांश उदारवादी मध्यम वर्ग से थे, मतलब मिडिल क्लास, और काफी संपन्न भी थे। इस संपन्नता को सुरक्षित रखना भी उनकी पहली प्राथमिकता थी उदारवादियों की। यानी तो मिडिल क्लास वर्ग, दूसरा उनकी संपन्नता। तो उन्हें ये चिंता थी कि उनकी जो संपत्ति है या संपन्नता है उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, और इसी के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है उदारवाद के मतलब परिप्रेक्ष्य में। तो ये हम देखते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इंग्लैंड में उदारवाद का उदय अनुदारवाद के विरोध करने वाली प्रवृत्ति के रूप में हुआ था। राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद, तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद के संबंध में जो विद्वान रेमजे म्यूर के अनुसार राष्ट्र वह जन समुदाय है जिसके सदस्य अपने को स्वाभाविक रूप से एकता के कुछ ऐसे सूत्रों में बना हुआ अनुभव करते हैं जो इतने दृढ़ एवं वास्तविक होते हैं कि अनेक कारण वे प्रसन्नतापूर्वक साथ साथ रह सकते हैं, पृथक हो जाने पर दुखी हो जाते हैं। तो रेमजे म्यूर का ये कहने का तात्पर्य था कि राष्ट्र में जो रहते हैं लोग, उनकी आपसी समानता, वैचारिक समानता और आपसी जो संस्कृति है और लगाव है, उससे वो बड़ी से बड़ी परेशानियों से निपटने को तैयार रहते हैं। लेकिन जब उनको आपस से एक दूसरे से अलग होना पड़ता है तो इससे उनको काफ़ी क्षोभ होता है, यानी दुखी होते हैं। तो रेमजे म्यूर का कहने का मतलब ये है अपने राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना। तो ये तो स्वाभाविक ही है कि हर नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रति विशेष लगाव होता है। तो अपने राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना राष्ट्र राज्यों के उदय का प्रमुख आधार बनी। तो राष्ट्र राज्य, उसका आधार क्या है? राष्ट्र प्रेम की भावना, क्योंकि एक समान विचार वाले लोग, संस्कृति वाले लोग, एक नस्ल वाले लोगों में आपसी एक भाईचारे की भावना अधिक दिखाई देती है। और ऐसे ही लोगों का एक जो संगठन बनता है
वो एक राष्ट्र का निर्माण करता है। जैसा कि हमने प्राचीन मतलब भारत में भी देखा कि जो घुमक्कड़ जातियाँ थी वो एक साथ ही रहती थी और एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करती थी, क्योंकि उनकी जो सजातीयता थी, आपसी समानता थी, वो उनको एक रूप बनाए रखती थी। ऐसा ही यहाँ पर हमें राष्ट्र के रूप में देखने को मिल रहा है कि अपने राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना राष्ट्र राज्यों के उदय का प्रमुख आधार बनी। इटली के मैकियावेली ने अपनी जो पुस्तक है द प्रिंस में क्या लिखा है? द प्रिंस में देशभक्त राजा की कल्पना की गई है। देशभक्त राजा जो राज्य के प्रति ज्यादा वफादार हो। राष्ट्र राज्यों की संकल्पना को जन्म दिया। राष्ट्रीय राज्यों के कुछ सुपरिणाम भी निकले, इन्हें अच्छे परिणाम, और जिसमें सबसे अच्छा परिणाम यह था कि सामंतवाद का अंत हुआ, समाप्त हुआ। तकनीकी क्षेत्र में नवीन खोजें की गई। तो इसका यही था कि जब राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोगों ने ये देखा कि औद्योगिक क्रांति के कारण विश्व में एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है और विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में विकास हो रहा है और बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं और इससे उनका विकास भी हो रहा है, तो राष्ट्र प्रेम की भावना में और अधिक वृद्धि देखने को मिलती है और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है और तकनीकी क्षेत्र में नई नई खोजें होती हैं, जिससे कि बहुत जो काम पहले काफ़ी लंबे समय में पूरा होता था वो अब मशीनों से जल्दी किया जाने लगा। तो ये तकनीकी खोज और उद्योगों को बढ़ावा, ये भी एक राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त करता है। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रवाद का उत्थान। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। तो राष्ट्रवाद क्या है? भावना है जिसमें क्या है? जिसमें व्यक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। यानी राज्य जब उसकी जिम्मेदारी लेता है तो व्यक्ति की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने राज्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे। तो ये अभिव्यक्ति राष्ट्र को समर्पित की, ये ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि वो कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो अपने राज्य के प्रति समर्पित ना हो। संतुलित राष्ट्रवाद राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है। संतुलित राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्रवाद में यदि उग्र राष्ट्रीयता मतलब उग्र हो जाती है तो इससे राष्ट्र को नुकसान भी होता है, लेकिन संतुलित होना चाहिए, बैलेंस। संतुलित राष्ट्रवाद राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है, जबकि उग्र राष्ट्रवाद अति विषम परिस्थितियों में युद्धों को जन्म दे सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो संतुलित होनी चाहिए, वो अनियंत्रित ना हो, इतनी उग्र ना हो जो कि एक युद्ध को जन्म दे दे, गृह युद्ध हो जाए या बाहरी किसी पड़ोसी राज्य से युद्ध हो जाए। तो ऐसी भावना राष्ट्र के लिए भी हानिकारक है। उग्रवाद की जो अति विषम परिस्थितियों में क्या होता है? युद्ध को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रवाद मनोभाव है। राष्ट्रवाद क्या है? मनोभाव मतलब मन की दशा, मन के भाव है। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना, ये स्वतः ही मनुष्य में होती है। और राष्ट्रवाद मनोभाव है, श्रद्धा है, भक्ति है, भक्ति की भावना है, श्रद्धा और भक्ति की भावना। राष्ट्रवाद एक आदर्श है। क्या है? आदर्श, जिसका केंद्र राष्ट्र होता है और राष्ट्र का हित उन सब व्यक्तियों और समुदाय के हितों से ऊंचा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्र का हित सबसे पहले, उसके बाद व्यक्तियों का। जैसे पहले राजा सर्वोपरि और प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करने वाली, तो इसी प्रकार से राष्ट्र का जो हित है वो उन व्यक्तियों से ऊपर है, क्योंकि एक राष्ट्र में तमाम लोग निवास करते हैं,
तो एक व्यक्ति के हित को प्रमुखता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि सभी का हित देखना जरूरी है। तो यहाँ हमने देखा राष्ट्र क्या है, मनोभाव है, और संतुलित राष्ट्र की उन्नति में जो सहायक होता है, लेकिन वो राष्ट्रवाद युद्ध को जन्म देता है। तो राष्ट्र पहले है, व्यक्ति उसके बाद। राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद का आदर्श, जो राष्ट्रवाद का आदर्श है वो धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के बिना अधूरा प्रतीत होता है। मतलब राष्ट्रवाद में धर्मनिरपेक्षता तात्पर्य है कि सभी धर्मों को समानता और सभी धर्मों को, लोगों को अपने धर्म का पालन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता। तो अगर ऐसा नहीं है तो एक अच्छा राष्ट्र और अच्छी विचारधारा राष्ट्र प्रेम की कमी संभावना है, क्योंकि सभी धर्मों में अगर समानता नहीं होगी और धर्म प्रधान राष्ट्र होगा तो ऐसे राष्ट्र में आपसी झगड़े, वैचारिक मतभेद और उग्र राष्ट्रवाद की ओर वह राष्ट्र बढ़ेगा, जिससे कि लोगों का नुकसान और राष्ट्र का भी नुकसान संभव है। तो राष्ट्रवाद का आधार जो आदर्श है वो धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के बिना अधूरा प्रतीत होता है। फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस की राज्य की फलस्वरूप यूरोपीय देशों में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई उसमें जब सफलता प्राप्त हुई तो उससे क्या हुआ, यूरोपीय देशों में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। हॉलियॉक, जो विद्वान हॉलियॉक को पश्चिम यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का जनक माना जाता है। हॉलियॉक को क्या माना जाता है, पश्चिम यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का जनक। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के प्रचार के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की भावना बलवती होने लगी थी। तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत जब यूरोप में फैला तो यूरोपीय जो देशों के नागरिक थे उनमें और अधिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, देश प्रेम की भावना बढ़ी और एकजुटता हुई। और जैसा कि हमने देखा अमेरिका की क्रांति में, अमेरिका में बसे हुए इंग्लैंड के ही नागरिक, लेकिन जब उनकी क्रांति सफल होती है तो अमेरिका को ही वो अपना राष्ट्र मानते हैं, अमेरिका से अपना प्रेम भाव और ये उनकी आपसी जो एकजुटता ही उनको सफलता दिलाती है। तो धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के प्रचार के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीयता की भावना में परंपरागत रूढ़िवादी शक्तियों को चुनौती देकर उदारवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। तो एक अन्य लाभ ये दिखाई देता है कि जो रूढ़िवादी पुरानी पंथी विचारधारा ऑर्थोडॉक्स किस्म के जो लोग थे उनको नुकसान हुआ और नवीन जो उदार प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, जिससे कि शासन में भी काफ़ी लचीलापन आया और बहुत से लोगों की जो समस्याएं थी उनका भी निपटारा हुआ। तो राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता का आपसी गहरा संबंध है और अगर एक राष्ट्र में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और उनके आपसी समानता नहीं है, राष्ट्र के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसे राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि राष्ट्रवाद असंतुलित हो जाता है और इससे जनता यानी वहाँ के नागरिकों को भी हानि और राष्ट्र को भी हानि पहुँचती है। तो राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता एक दूसरे के बिना अधूरे प्रतीत होते हैं। इसके बाद उदारवाद, राष्ट्रीयता, लोकतंत्रवाद। उदारवाद, राष्ट्रीयता और लोकतंत्रवाद। राष्ट्रवादियों ने प्रारंभ में प्राय उदार कार्यक्रमों का समर्थन किया, लेकिन वे राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति जागरूक थे। उनका सर्वाधिक जोर स्वराज पर था, मतलब जहाँ जो लोग हैं तो शासन भी उन्हीं लोगों का होना चाहिए। दूसरे जैसे उपनिवेश साम्राज्यवाद का विरोध किया गया, क्योंकि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को अच्छी प्रकार से समझते हैं
और उसका निपटारा आसानी से किया जा सकता है। तो इसीलिए स्वराज्य पर विशेष रूप से बल दिया गया। उनका तर्क था कि समान धर्म, समान भाषा, समान संस्कृति, समान संस्कृति लोगों का अधिकार है। मतलब एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति और समान विचारधारा है, तो फिर दूसरे लोगों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। जहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा ही शासन संचालित होना चाहिए। यही एक उदारवाद, राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की पहचान है कि वे अपनी स्वयं की राजनीतिक संस्थाएं स्थापित करें, और ये जरूरी भी है। 1815 ईस्वी से 1871 ईस्वी के मध्य प्रतिक्रियावादियों और उदारवादियों के बीच वैचारिक संघर्ष होता रहा, किंतु अंत में लोकतंत्रवादियों की विजय हुई। तो प्रतिक्रियावादियों और उदारवादियों के बीच में काफी लंबे समय तक आपसी उठापटक लगी रही और मतभेद बने रहे, लेकिन लंबे समय के अंतराल के बाद लोकतंत्रवादियों की विजय हुई। जैसा कि हमने देखा कि इंग्लैंड के बहुत सारे उपनिवेश थे और अन्य फ्रांस के भी, लेकिन लंबे समय के बाद इन सभी को अपने उपनिवेश छोड़ने पड़े और वहाँ को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना पड़ा। यानी अपनी जो शासन संचालन चल रहा था वो स्वराज उनको देना पड़ा। तो इससे ये है कि प्रतिक्रियावादियों और उदारवादियों जो वैचारिक संघर्ष चला वो लंबे समय के अंतराल के बाद एक लोकतंत्र की विजय हुई और वहीं के लोगों का शासन स्थापित हुआ। राष्ट्रवाद का उदय, अब ये है राष्ट्रवाद का उदय, नेक्स्ट बिंदु। लोग जिसके संबंध में रैमजे म्योम ने पहले ही कह दिया कि रैमजे म्योम कह रहे हैं कि राष्ट्र वह जन समुदाय है जिसके सदस्य अपने को स्वाभाविक रूप से एकता के कुछ ऐसे सूत्रों में बंधा हुआ है अनुभव करते हैं जो इतने दृढ़ एवं वास्तविक होते हैं कि अनेक कारण वे प्रसन्नतापूर्वक साथ साथ रह सकते हैं, पृथक हो जाने पर दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का क्या विचार है राष्ट्रवाद के बारे में? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि राष्ट्र प्रेम मनुष्य का पहला कर्तव्य है। मतलब जो मनुष्य जिस राष्ट्र में पैदा हुआ है उसका फर्स्ट जो कर्तव्य है, डिस्चार्जेबल ड्यूटी, वो है राष्ट्र प्रेम। मतलब हर मनुष्य को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। अपने से ऊपर उसका राष्ट्र है, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। तो लोग बाल गंगाधर तिलक ये मानते हैं। उसके उपरांत धर्म और सरकार का स्थान है। तो ये बहुत बड़ी बात कही है तिलक जी ने कि राष्ट्र प्रेम, दूसरा इसके बाद धर्म और सरकार का स्थान आता है। हंस कोहन के अनुसार राष्ट्रवाद एक विचार है। अब विद्वान हंस कोहन क्या कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक विचार है, एक विचार शक्ति है। मतलब राष्ट्र जब विभाजित होते हैं तो उसका कारण ये होता है कि लोगों में एकरूपता नहीं है, वो अपने राष्ट्र को राष्ट्र नहीं मानते हैं, या राष्ट्र से वो प्रसन्न नहीं है, या राष्ट्र के प्रशासन से प्रसन्न नहीं है, वो आप राष्ट्र उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे समय में कई बार एक राष्ट्र अनेक टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो हंस कोहन के अनुसार राष्ट्रवाद एक विचार है और एक विचार शक्ति है जो मनुष्य मस्तिष्क और हृदय को नए विचारों और मनोभावों से भर देता है। तो राष्ट्रवाद क्या है? विचार है, शक्ति है, विचार शक्ति है, और जो मनुष्य मस्तिष्क के हृदय को नए विचारों और मनोभावों से भर देता है और उसे अपनी चेतना को संगठित क्रिया के कार्यों में परिवर्तित करने की प्रेरणा देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विचार एक शक्ति है
राष्ट्रवाद की भावना एक आदर्श है। राष्ट्र प्रेम मनुष्य का पहला कर्तव्य है और राष्ट्र के प्रति मनुष्य को सदैव एक तरह से लगाव रखना चाहिए। देशभक्ति की भावना अपने मन में संजोए रखनी चाहिए कि वो राष्ट्र है तो मनुष्य का भविष्य भी सुरक्षित है, और राष्ट्र ही अगर खतरे में पड़ जाए तो फिर उस वहाँ की प्रजा जो है या जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं रह सकती है। इसीलिए यहाँ पर विभिन्न विद्वानों का ये कहना है कि मनुष्य को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उनके कार्यों से राष्ट्र को किसी प्रकार की हानि पहुँचती हो। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद, जिसमें हमने देखा रैमज़ो म्यूट ने क्या कहा और उनके क्या विचार थे। इसके बाद राष्ट्रवाद का उत्थान में हमने देखा राष्ट्र एक ऐसी भावना जिसमें व्यक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के संबंध में हॉलीवुड को पश्चिमी यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का जनक भी माना जाता है। यानी राष्ट्रवाद का आदर्श क्या है? धर्मनिरपेक्षता, इसको हमने जाना। इसके बाद उदारवाद और राष्ट्रीयता और लोकतंत्रवाद, तो हमने देखा कि राष्ट्रवादियों ने प्रारंभिक उदार कार्यक्रमों को समर्थन तो किया, लेकिन वे राजनीतिक स्वतंत्रता पर जागरूक भी थे। और 1815 ईस्वी से 1871 ईस्वी के मध्य प्रतिक्रियावादियों और उदारवादियों के बीच में जो लंबा वैचारिक संघर्ष चलता है, लेकिन बाद में लोकतंत्रवादियों की विजय होती हुई दिखाई दी और हुई। राष्ट्रवाद का उदय में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्र प्रेम को सबसे पहला कर्तव्य माना। इसके बाद धर्म और सरकार का स्थान बताया, और हंस कोहेन के अनुसार राष्ट्रवाद एक विचार है। तो आज हमने राष्ट्रवाद, राष्ट्र, लोकतंत्रवाद के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।